नमस्कार साथियों। आज मैं जैसे आपको बताया था कि मैं लाइव पे आऊंगा और मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा, बड़ी बात कहने का प्रयास करूंगा। साथियों, मेरा आज विषय था किसान और सामाजिक एकता। इस विषय पर मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैं आपको इस अपनी बात को रखने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। पीछे जाने के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा कि 29 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें पूरे मंडल के जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं और उस बैठक में जनप्रतिनिधि अपने अपने प्रस्ताव पूरे जनपद के लिए देने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ विकास होना है, कहाँ कहाँ क्या चीजें होनी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात चूक जाती है। जैसा कि आप मैंने उस चूकी हुई बात को मैंने अपने लाइव के माध्यम से 30 जुलाई को, मैं कागज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप घटनाक्रम को समझ सकें। 30 जुलाई को विपक्ष के नेता के रूप में, क्योंकि विपक्ष का मतलब है कि समाज की उन बातों को बताने का प्रयास करना जो बातें छूट गई हैं सत्ता पक्ष के द्वारा। मैंने एक अपनी तरफ से लाइव बोला। लाइव में मैंने दलहन और तिलहन किसानों के बारे में बात करने का प्रयास किया कि जो 1.5 महीने से अतिवृष्टि हो रही है, तो दलहन और तिलहन उगाने वाले किसान जो कि बहुत बड़ी मात्रा में बुंदेलखंड में हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे बुंदेलखंड एरिया में हैं, उन लोगों के बारे में वहां पे कोई बात नहीं हुई। बात केवल रोड्स की या ब्रिजेस की हुई। तो जब मैंने ये लाइव बोला तो इसको बड़ा पसंद किया गया और मैं अब इसमें एक बात और आज के लाइव में जोड़ना चाहता हूं कि दलहन तिलहन के साथ धान के किसान भी परेशान हैं, क्योंकि अत्यधिक बारिश की वजह से बहुत सारा पानी भर जाने की वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है, जैसे बहुत सारी फसल सड़ने की स्थिति में है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं धान के किसानों को भी अपने इस एजेंडे में जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो जब मैंने ये लाइव बोला तो इस लाइव को बहुत ज्यादा समर्थन मिला और समर्थन इतना मिला कि 142 शेयर हुए और लगभग 62-63 हजार लोगों ने इसको देखा। और ये बात कहीं ना कहीं शासन पक्ष के पास भी पहुंची। और जैसा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है क्रिया की प्रतिक्रिया, हमने अपने विपक्ष के नेता होने का काम पूरा किया। हमने सवाल उठाया लोगों का, जो कि बहुत जरूरी चीज थी। और उस सवाल को उठाने पर आम जनमानस ने जो हमें जो मजबूती दी, 142 शेयर करके 62,000 व्यूज और लगभग 124-25 कमेंट्स और लगभग 1,500 से 2,000 लाइक, तो कहीं ना कहीं बात शासन पक्ष के पास ही पहुंची। और जैसा कि होता है कि जैसे ही आप कोई सवाल उठाते हो, उस सवाल को यदि लोगों को पसंद आ जाए तो ऑब्वियसली सत्ता पक्ष पे एक दबाव बनता है। और जब ये दबाव के रूप में उसकी प्रतिक्रिया आई कि ठीक एक दिन बाद गरोठा विधायक श्री जवाहर सिंह राजपूत जी ने चीफ सेक्रेटरी से मिलकर एक पत्र देने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ अतिवृष्टि की वजह से लोग फसल नहीं बो पाए हैं और जिन लोगों ने बोली वो फसलें भी खत्म हो गई हैं, इसलिए कुछ ना कुछ किया जाए। और सेम डे, जैसा कि राजनीति में होता है प्रतिस्पर्धा, बबीना के विधायक श्री राजीव सिंह परीक्षा जी ने भी एक पत्र लिखकर शासन को अवगत कराया है कि साहब हमारे यहाँ ऐसी ऐसी परिस्थिति है और ये सब किया जाए। लेकिन साथियों, ये जनरल प्रोसेस है। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो जवाब देने का काम सत्ता पक्ष के लोगों का होता है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी पहल अच्छी थी, लेकिन इस पहल को आप ठोस कंडीशन में लाएं, क्योंकि ये काम आपका है, हम लोग सरकार में नहीं है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा। स्कूल मर्जर को आप इस तरीके से इस उदाहरण में सेट कर सकते हैं। सरकार ने स्कूल मर्जर लाए थे कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उनको मर्ज कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। इसका व्यापक विरोध हुआ। विपक्ष के नेता के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में पीडीए पाठशाला चलाने का काम किया कि पीडीए पाठशाला के माध्यम जिन स्कूलों को बंद किया गया है वहां पीडीए पाठशाला चलाएंगे। तो ये मुद्दा इतना उछला, और मुद्दा कब उछलता है? जब विपक्ष के नेता की बात जायज होती है और उस जायज बात को आम जनमानस पुश करता है। आजकल सोशल मीडिया इसका बड़ा माध्यम है और सरकार को कल स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पड़ा।
तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि हम किसी चीज का विरोध जब इतना हो जाता है, सरकार को अपने गलत निर्णय को वापस लेना पड़ता है। उसी कड़ी में ये भी है। और यदि हम मुआवजे की बात करें तो हम कोई उधार या कोई कर्ज नहीं मांग रहे। हम इस बात को सेकंड फेज में लेके चलना चाहूंगा। हम यदि आंकड़ों पे बात करें तो कृषि एक बहुत बड़ा व्यापार का साधन है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। यदि हम जीएसडीपी की बात करें, ग्रोथ स्टेट ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद किसी भी प्रदेश का एक आधार होता है कि उसको कहां कहां से किस किस चीज से कहां से क्या क्या आय हुई। तो यदि हम 2023-24 की बात करें तो बुंदेलखंड का कृषि से जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार को आय हुई है तो कुल राजस्व का 5% है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि यदि एग्जैक्ट आंकड़ों में जाऊंगा तो शायद आंकड़े यहाँ वहां हो सकते हैं तो लोग उसको एक इशू बनाएंगे। लेकिन मैं यदि परसेंटेज में बात करूं तो उत्तर प्रदेश की सकल आय में बुंदेलखंड कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5% का भागीदार है, जो कि लाख करोड़ों में जाता है। और यदि झांसी जनपद की बात करें तो 1000 करोड़ में लगभग होगा, हजारों करोड़ में। हम कोई उधार नहीं मांग रहे, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि कोई अलग बात हो। और यदि 2024-25 की बात की जाए तो यदि फाइनेंशियल 2024-25 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को बुंदेलखंड से 5.2% राजस्व गया है कृषि के रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बंद कर दो है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं या ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कोई अननेसेसरी चीज हो। कोई प्राकृतिक आपदा आई है बड़े दिनों बाद, बुंदेलखंड तो हालांकि पिछले कई सालों से प्राकृतिक आपदा का मारा हुआ है, उसके बावजूद हम आपके राजस्व में 5.2% और 5% की वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो हम जब हम लाखों हजारों करोड़ों रुपए आपको राजस्व के रूप में हर साल दे रहे हैं और किसी साल हमारी समस्या हो गई, हमारे यहाँ बुवाई नहीं हो पाई, धान की फसलें सड़ रही हैं, तिलहन दलहन की बुवाई नहीं हो पाई, और आप इमेजिन कीजिए कि जिन किसानों ने बड़ा महंगा बीज खरीद के रख लिया था, उनके पास पूंजी नहीं थी, कहीं से कर्जा लेके आए होंगे, कहीं से कुछ किया होगा और बो दिया, वो सड़ गया या ना बो पाए, घर पे रखा है। तो आप उनकी परिस्थितियों को समझ सकते हैं कि वो किन खराब परिस्थितियों में अपने आप को, और ये अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश रीजन भी इन विषमताओं से उलझा हुआ है। और ये वीडियो यदि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे तो हमें उस पर मानवीय संवेदनाएं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि किसान जिंदा नहीं रहेगा, हमारे लिए एक साल छोड़ो, हमारे लिए ये सीजन बड़ा भारी बैठेगा। कई लोगों को अपनी शादियां करनी है, बच्चों की पढ़ाइयां हैं, स्कूल की फीसेस हैं, और आधुनिक दौर में जो खर्चे बढ़ गए हैं, जो महंगाई बढ़ी है, उससे किसान अपने आप को मेल नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित बात है कि हमें आपके सहायता की आवश्यकता है, और इस सहायता के लिए सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का आधार बढ़ जाता है। यदि हम 1000-1500 करोड़ का कोई प्रपोजल सरकार को दें और मनवा के लाएं तो ये बड़ी बात होगी। ये गेंद यहाँ वहां फेंकने की बात नहीं है, ना ये सत्ता पक्ष के लिए जरूरी की बात है, ना ये विपक्ष की बात है। लेकिन विपक्ष के नेता होने के रूप में मेरा काम है आपको लोगों की समस्याओं से अवगत कराना। किसान अभी बड़ी खराब स्थिति में है और ये पलायन की ओर है। जितने भी महानगर हैं, उन महानगरों में जो आबादियां बढ़ी हैं वो असल में किसान हैं, क्योंकि उसकी आय दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। और अभी तो आय टूटने की बात थी, अब तो आय बिल्कुल ना होने की बात है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वर्ग है जो अपेक्षित है, उपेक्षित है, और ये वोटर के रूप में सत्ता पक्ष को भी वोट देता रहा है। तो आज सत्ता पक्ष के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन विषम परिस्थितियों में हम इनका साथ दें। और आपको सनद रहे, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो बहुत छोटे छोटे चीजों पे बीमा से लेके आपदा राहत कोष से तुरंत निर्गत कर दिया जाता था। तब तो इतनी ज्यादा सकल घरेलू आय भी नहीं थी उत्तर प्रदेश सरकार की। हम 2012 की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। आज तो जीएसटी से लेके बाकी चीजों से सरकार की आय बहुत अच्छी है। तो हमें कहीं ना कहीं किसान को भी इस रूप में लेना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र का। बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई हमारे पास किसानों के पास कोई दूसरी चीज नहीं है,
आय के लिए। हमारे पास कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, हमारे पास यदि खनिज को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास आज की डेट में कुछ नहीं है। सरकार भले ही कोई योजना ला रही हो, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट होने में भी बहुत साल लगेंगे। लेकिन तब तक यदि किसान टूट गया तो बहुत बड़ी आबादी बुंदेलखंड से पलायन करेगी, और हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस और किसान कृषि के आय के रूप में उत्तर प्रदेश को अपना लाभांश देते हैं, अपना मेहनत लगा के आपको देते हैं। आज आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, और बुंदेलखंड के किसानों के लिए कि हमें एक बड़ा पैकेज दिया जाए, ताकि, क्योंकि ये बहुत, आप इस बात को हल्के में मत लें कि ये कोई छोटी त्रासदी है। आप थोड़ा सा अंदर जाके देखें, आप कल्पना करो कि जिनकी हालत पहले से ही खराब थी, आज उनकी बुवाई भी नहीं हो पाई, और बुवाई छोड़ो, बुवाई करने के लिए जो बीज खरीदा गया वो पैसा उनका जाम हो गया। अब या तो वो सूदखोरों के आगे अपने आप को नतमस्तक करेंगे, अपनी जमीनें बेचेंगे, और जमीनें बेचेंगे तो उनके बेटे बेटियों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। और किसान यदि टूटा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का राजस्व भी टूटेगा। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे लाइव के माध्यम से भी अनुरोध है कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी छोटी छोटी बात पे किसान मजदूर की बात सुनते थे और बहुत सारा पैसा मुआवजे के रूप में दिया जाता था, उसी आधार को लाइन बनाकर, क्योंकि सरकारें तो सबकी हैं, कभी यदि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो भी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो भी किसानों के लिए है, और किसानों के द्वारा ही बनी है। तो आपको मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए इस बहुत बड़े वर्क को दिल से लगाना होगा, और मेरा आपसे इस लाइव के माध्यम से अनुरोध भी है कि हम लोगों की मांगों को मानने की कृपा करें, क्योंकि नहीं, यदि ये मांगे नहीं मानी गई और यदि तुरंत राहत नहीं दी गई तो बहुत बड़ी त्रासदी बुंदेलखंड क्षेत्र में आएगी, इसके लिए जिसका भरपाई आने वाले बहुत सारे समय में नहीं हो पाएगा। हमारी पुनः मांग है कि हमें कोई बड़ा राहत पैकेज दिया जाए जो डायरेक्ट किसानों के पास जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय किसान।